आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही चल गया होगा कि जो UCG नेट 18 जून को हुआ था, वह पेपर लीक की वजह से NTA यानी कि जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने पेपर को रद्द कर दिया गया था और अभी उसकी न्यू डेट आ गई है। आपके पेपर कब से है? आपके पेपर 21 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेंगे, आपको पता ही है। इसलिए आपको इन 50-52 दिन में इतनी तैयारी करनी है, इतनी रगड़ रगड़ कर तैयारी करना है। अगर आपका पिछली बार नेट क्वालिफाई हो रहा था तो इस बार GRF क्वालिफाई करना है, और अगर GRF क्वालिफाई हो रहा था तो आपको रैंक में आना है। इतना आप लोगों को करना है और हमें करना है, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया था। मेरा क्या, आप सभी लोगों का पेपर रद्द कर दिया गया था पेपर लीक की वजह से। इसलिए दोबारा पेपर हो रहा है और ऑनलाइन एग्जाम होना है। अब की बार ऑनलाइन एग्जाम होना है, पिछली बार ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। इसलिए समय को आप बिल्कुल बर्बाद मत करिए और लग जाइए अपनी तैयारी में और ले लीजिए संकल्प उठाकर पानी को। अब की बार GRF पार, GRF का संकल्प लीजिए साथियों, तभी आपका एग्जाम GRF क्वालिफाई होगा। और एक मजबूत रणनीति के साथ जुट जाइए और कहीं भी अपने माइंड को इधर उधर भटकाइएगा नहीं। अगर भटकाओगे तो GRF इस बार हाथ से निकल जाएगा। अगर इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं जो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। यह यूनिट है 2, रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान शोध। इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है पूछा गया था, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? अनुसंधान यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है, ए ऑप्शन। बी, यह केवल शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है। सी, यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन, यह आविष्कार की एक यादृच्छिक अनियोजित प्रक्रिया है। ना तो यह आविष्कार की कोई प्रक्रिया है, ना ही अनुसंधान आपके व्यवहार से संबंधित है। आप दो लोगों का व्यवहार है, क्या वहां पर अनुसंधान हो जाएगा आप लोगों के बीच में? नहीं होगा। इसके बाद बी ऑप्शन, यह केवल शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आयोजित किया जाता है, ना कि यह शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आयोजित किया जाता है। इसका ए ऑप्शन है, यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है, क्योंकि एक क्रमबद्ध व्यवस्थित है रिसर्च करना, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। आप अपना दिमाग यूज करिए, क्योंकि अब केवल 50 दिन है एग्जाम के लिए। क्योंकि रिसर्च, इसके पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का भी वीडियो बनाकर अपनी प्लेलिस्ट में मर्ज किया है। आप चले जाइए, पूरे 4 घंटे का वीडियो है। अगर आपने वह देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपको थ्योरी के नोट्स जो मैंने स्वयं बनाए अपनी हैंड राइटिंग से और क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप मैसेज कर देना। इसके बाद दूसरा पूछा गया, अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? अनुसंधान, ए ऑप्शन, पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए। बी, नए ज्ञान की खोज करने के लिए। सी, ज्ञान के बीच अंतराल को पूरा करने के लिए। डी, उपरोक्त सभी। अनुसंधान है जो सभी स्थितियों में किया जाता है। ज्ञान का सत्यापन यानी कि ज्ञान का विस्तार करने के लिए भी, और नए ज्ञान की खोज करने के लिए भी किया जाता है, और ज्ञान के बीच अंतराल है जो उसे पूरा करने के लिए किया जाता है।
जिससे बात स्पष्ट हो जाए। शोध करने से ऐसा ही हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद तीसरा, निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य होता है। एक अच्छे अनुसंधान का क्या लक्ष्य होता है? समाज की भलाई करना, बी ऑप्शन। सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, सी ऑप्शन। दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, डी उपरोक्त कोई नहीं। सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना होता है एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य। मानकर चलिए आप कोई रिसर्च कर रहे हो, आपका सिद्धांत होगा सामान्यीकरण विकास करना, समाज का विकास करना, इसलिए बी ऑप्शन सही है। सिद्धांतों और सामान्यीकरण विकास करना ही आपका लक्ष्य है। इसके बाद चौथा, एक श्रेष्ठ सिद्धांत है। एक श्रेष्ठ सिद्धांत होता है अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? ज्ञान अनुभव से आता है, यह कौन सा विचार दर्शाता है? ए ऑप्शन बुद्धिमत्ता, बी निगमन आत्मक तर्क। निगमन आत्मक तर्क होता है पहले आपको नियम बताया जाता है, फिर बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है। तर्क, सी ऑप्शन। लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है। अनुभव, ज्ञान अनुभव से आता है, अनुभव बाद, इसका डी ऑप्शन सही है। इसके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है दोस्तों, आप देख लीजिए, इसका डी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार आपको एग्जाम में पकड़ना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर की 10 यूनिट है तैयार करने के लिए और सेकंड पेपर की भी 10 यूनिट है, इसलिए आपको अपना दिमाग यूज करना है, ना कि इन ऑब्जेक्ट को या थ्योरी को रटना है, समझना है थ्योरी को, जिससे कभी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट गलत ना हो। इसके बाद छठवां, एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसका ए ऑप्शन है व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह, बी सामान्यीकरण, सी ए और बी दोनों। इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद सातवां, ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है? ज्ञानवाद, ज्ञानवाद ए ऑप्शन है, यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द है। बी, यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द है। सी ऑप्शन, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार स्तर है। डी ऑप्शन, यह साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार है। दोस्तों, यहाँ पर ज्ञानवाद से संबंधित आया है, यानी कि आपका जो ज्ञान है उसका अध्ययन कैसे होता है। इसमें सी ऑप्शन में ज्ञान की बात की गई है, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार स्तर है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एक कार्य है? वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना, बी भविष्यवाणी करना, सी घटना की व्याख्या करना, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, कौन सा सिद्धांत एक कार्य है? भविष्यवाणी करना, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 9वां, 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। दोस्तों, मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली था,
यह किसने माना? यह माना था, इसका जो ए ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है लोके। इसका सी ऑप्शन सही है, लोके ने। लोके ने यानी कि मस्तिष्क में छुपकर लुक गया था, अनुभव किया था, बिल्कुल खाली है। आप कहीं छिपते हो तभी आप अनुभव करते हो। यहाँ पर कौन कौन सी वस्तु है कि सब सपाट है यानी कि खाली है, खाली कागज की तरह है। यह लोके ने किया था, लॉक रहा था वो खाली करने के लिए, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार आप याद कीजिए। हो सकता है आपको जो मैं बता रहा हूं बुरा भी लग सकता है और हो सकता है आपको याद भी हो जाए, क्योंकि सभी के विचारों को हम संतुष्ट तो नहीं कर सकते। यह तो सृष्टि का नियम है। अगर आप सभी को संतुष्ट करोगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जो आपके और हमारे बीच यह कहेगा किस प्रकार से यह समझा रहा है, तो हम उसे नहीं समझा रहे और हमारा वीडियो नहीं देखे, क्योंकि हमारा जो समझाने का तरीका है अजीब है। क्योंकि आपके मस्तिष्क में बैठाना है इन ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि आप एक शब्द को पकड़ो और 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर उसको टिक कर दो। अगर आपके दिमाग में यह छप गया ना तो आप कभी भूलोगे नहीं। इसके बाद 10वां, प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है, यानी कि शोधकर्ता की गुणवत्ता कौन सी नहीं है? ए ऑप्शन, वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इसमें नहीं शब्द आया है प्रश्न में। बी, वह सचेत मन वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सचेत मन वाला होना चाहिए जब कोई व्यक्ति शोध यानी कि रिसर्च करता है। सी, वह जांच में उत्सुक होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर उत्सुकता ललक होनी चाहिए एक शोध करने की। डी ऑप्शन, उसको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है, यानी कि जो उसने खोज की है उसे वह सिद्ध कर पाए, यानी कि प्रमाणित कर पाए कि मैंने इस प्रकार की खोज की है, प्रमाण के साथ सिद्ध कर सके। यह तीनों सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द आया है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। और दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, यह गलत है, इसलिए ए ऑप्शन पर टिक करना है। इस बात का आप ध्यान रखें, अगर गलती होगी तो यहीं पर होगी, नहीं शब्द में। अगर आप यह पकड़ गए तो फर्स्ट पेपर में आपके 45 नंबर आएंगे, क्योंकि आगे हम ऐसे ही वीडियो लाएंगे कम से कम 15 दिन तक। फर्स्ट पेपर आपको 15 दिन पढ़ना है और सेकंड पेपर आपको 15 दिन पढ़ना है, तो 30 दिन हो गए और 20 दिन अच्छी रिवीजन करना है। एमसीक्यू, पिछले साल के पेपर, प्रीवियस ईयर्स पेपर जितने भी हो सके उतने सॉल्व करना है और लगाना है। इतने में आपका जीआरएफ क्लियर हो जाएगा और हमारा भी जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। हम भी आप लोगों के साथ इतनी ही मेहनत करेंगे। इसके बाद 12वां, आध्यात्मिक विज्ञान का अर्थ है, आध्यात्म विज्ञान का अर्थ है यानी कि परमात्मा से। यह एक भौतिक विज्ञान का एक भाग है। बी, यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। सी ऑप्शन, यह धातुओं का भौतिक विज्ञान है। यह मौसम का विज्ञान है, ना तो धातु है, ना मौसम है, ना भौतिक। इसका बी ऑप्शन सही है। आध्यात्मिक शब्द जहां पर आए और प्रकृति परमात्मा से संबंधित होता है
आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा, यानी कि 12वें का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जा सकती है, यानी कि जो रिसर्च की गुणवत्ता, क्वालिटी है, किससे आंकी जा सकती है। ए ऑप्शन अनुसंधान की प्रासंगिकता से, बी ऑप्शन अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से, सी अनुसंधान की गहराई से, डी शोधकर्ता के अनुभव से। अनुसंधान की गुणवत्ता, क्वालिटी को मापना है आपको, ना तो उसकी गहराई मापनी है, ना तो उसका अनुभव, ना ही उसकी प्रासंगिकता। संचालन में अपनाई गई पद्धति से, यानी कि जो पद्धति आप उपयोग करते हो उससे ही उसकी गुणवत्ता मापी जा सकती है। इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 14, निम्नलिखित में से किसी एक समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणामों पर आधारित सांख्यिकी आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया। इसे हम कहते हैं मेटा विश्लेषण, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। इसे आप पढ़ लीजिए क्योंकि यह थ्योरी बेसिस ऑप्शन बना है। मेटा विश्लेषण हम आपको इसके नोट्स उपलब्ध करा देंगे क्योंकि यह सांख्यिकी से संबंधित है। इसके बाद 15वां, एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन करता है। मानकर चलिए एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन करता है। ए प्रकाशन का स्थान, बी अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने पर, सी जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है, डी उपरोक्त कोई नहीं। जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है उसके शोध की गुणवत्ता का आधार का मूल्यांकन भी किया जाता है उसी आधार पर, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका जो ए ऑप्शन है, यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति है। दोस्तों, अपेक्षा नहीं की जाती है, इसलिए पहला सत्य है। अपेक्षा कर भी सकते हो, लेकिन यहां पर नहीं शब्द आया, सत्य नहीं है। बी ऑप्शन, एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है, बिल्कुल सत्य है। सी सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं, बिल्कुल सत्य है। डी अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होता है। क्या अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बुरे भी होते हैं कुछ व्यक्ति जो शोध करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन होगा इसका। इस प्रकार आप समझिए और चारों ऑब्जेक्टों को पढ़िए, फिर सोचिए। 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा अगर आप सच्चे दिल से इन ऑप्शन को पढ़ते हो, पता चल जाएगा कौन सा सही है। लेकिन आपका ध्यान केवल पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर आपका मन भटक रहा है तो आपका जीआरएफ क्लियर होने वाला नहीं है। इसलिए लगा लीजिए 50 दिन तक कॉपी किताबों पर मन, तो जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद का जितना भटके मन, भटकेगा तो आपके फायदा ही होगा। अगर अभी आपका मन भटका तो आपका घाटा है, इसलिए मन को भटकाना नहीं है साथियों। 17 निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है। इसे हम जनरल कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 18 निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। ज्ञान के क्षेत्र में
प्रगति के साथ गति बनाए रखना। दूसरा, नई चीज़ों की खोज करना। तीसरा, पूर्व लेखन पर आलोचना करना। चौथा, स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। सबसे पहले जांच और विश्लेषण आएगा, यानी कि पांचवा, चौथा सही है। चौथा ए ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है, इसलिए बी को और सी को काट दीजिए। इसके बाद आप दूसरा देखिए, नई चीज की खोज करना। अनुसंधान नई चीज की खोज करना भी है। दूसरा ए में है और बी में भी है। और इसके बाद ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, ये सही है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य नहीं है? इसका ए ऑप्शन है, अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझना होता है। ए ऑप्शन सही है। इसके बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ए ऑप्शन ही केवल इसका सही है। इसके बाद अगला आता है 20, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने ए ऑप्शन अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया है। बी ऑप्शन एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। सी सोच और तर्क क्षमता रखता है। डी एक परिश्रमी यानी कि मेहनती कार्य करता है। लेकिन इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सटीक और सही है, क्योंकि अनुसंधान ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है जिसकी सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 21, निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है। ए ऑप्शन जिज्ञासा होनी चाहिए उसके अंदर। बी सक्रिय कल्पना होनी चाहिए, सक्रिय होना चाहिए उसे शोध करते समय। क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर किसी भी रिसर्च को लेकर। डी उपरोक्त सभी। आप ही बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर यह तीनों गुण होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग इसका कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा, हो सकता है 1.5 घंटे का हो जाए, लेकिन आपने अगर एक बार वीडियो देख लिया तो हम गारंटी देते हैं आपके मन मस्तिष्क में यह क्वेश्चन छप जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, सपने में आएंगे आपके। इस प्रकार का मेरा जो तरीका है समझाने का, वह याद आएगा आपको। आवाज़ हो सकता है मेरी तेज हो, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं आवाज़ बहुत तेज है। इसके बाद हम अगले ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आते हैं। 22, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी कि आंकड़े दिए गए हैं, उसको सूचना में परिवर्तित करना है, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? इसलिए इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं सूचना में परिवर्तित करना है तो संश्लेषण प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बी ऑप्शन सही है। 23, निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्रमबद्ध तरीके से किए जाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, मूल्यांकन किया जाता है, तर्क वितर्क कर रहे हैं तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए सबसे पहले। इसके बाद अगला आता है 24 नंबर का, एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षा होती है?
यानी कि अपेक्षित होता है। मानकर चलिए आप रिसर्च कर रहे हो, हम आपसे क्या अपेक्षा करेंगे? अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, आप ही बताना है इसका कमेंट बॉक्स में। हम नहीं बताएंगे साथियों, लेकिन एक बार आपको समझा जरूर देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप बता दोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन सा सही है। ए ऑप्शन, वर्तमान साहित्यिक क्षेत्र में अध्ययन करना। बी ऑप्शन, नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना। सी, विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आप एक शोधकर्ता हो तो हम आपसे क्या अपेक्षा करेंगे कि आप नए नए विचार खोजो, सृजन करो। तो आपको ऑप्शन बताना है कमेंट बॉक्स में क्या है इसका, हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। इसके बाद 25, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना। ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? अनुसंधान की अनिवार्य विशेषता कौन सी है? ए ऑप्शन, पुनरावृत्ति। बी ऑप्शन, सामान्यीकरण। सी, प्रयोज्य। डी, कोई नहीं। विशेषता होती है सामान्यीकरण। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 27, किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? यानी कि अनुसंधान की जो गहनता है किसके द्वारा आंकी जा सकती है? उसके उद्देश्यों द्वारा। उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य से पता चल जाएगा उसकी गहनता के बारे में। इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? ए ऑप्शन, एक घटना को सरल ढंग से समझाता है। सत्य कथन छापना है। बी, यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है। सी, यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। यह तीनों पॉइंट है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 29, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत के कार्य है? वर्तमान ज्ञान का सारांश। वर्तमान ज्ञान का सारांश होता है ए, बी, भविष्यवाणी भी आप कर सकते हो। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो भविष्यवाणी भी कर सकते हो, आगे ये हो सकता है इस रिसर्च को लेकर। सी ऑप्शन, घटनाओं की व्याख्या तो आप करते ही हो। घटना घटित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस प्रकार की घटनाओं की आप भविष्यवाणी करते हो, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 30, एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्राय किस बात पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है ए ऑप्शन, लागत कारक पर। बी ऑप्शन, अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता। सी ऑप्शन, शोधकर्ता के कौशल संग्रहण पर। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन, शोध अध्ययन की संभाव्यता किस पर निर्भर करती है? यह तीनों चीजें होनी चाहिए, तीनों होने चाहिए उसके अंदर, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला, एक अनुभववादी का मानना है कि। इसका जो सी ऑप्शन है, ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से
हासिल किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 32, प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? दोस्तों, प्रयोगात्मक अध्ययन एकल चर के सिद्धांत पर ए ऑप्शन कहता है, बी ऑप्शन कार्य साधन पर होता है और सी ऑप्शन है दोनों। इसका ए और बी दोनों होंगे। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है? इसका जो बी ऑप्शन है, वैज्ञानिक अनुसंधान, मूल, मुक्त अनुभवजन टिप्पणियों का होना चाहिए, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद को आप एक नज़र में जरूर पढ़ लें, क्योंकि अगर हम आपको इसमें प्रत्येक ऑब्जेक्ट के जो ऑप्शन दिए गए हो अगर सबको क्लियर करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद 34, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है? यहाँ पर दोस्तों कारण और प्रभाव शब्द आया है, इसलिए समझाया जा सकता है परिप्रेक्ष्य में, प्रत्यक्षवाद के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। इसके बाद अगला आता है 35, एक सात्विक प्रश्न मुख्यतः किसके संदर्भ में होता है? इसका जो ए ऑप्शन है, एक चिकित्सा संबंधित समस्या का निदान करने में, बी बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करने में, इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 36, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है, यानी कि रिसर्च की कौन सी विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन, वह मेहनती और आग्रही होता है, मेहनती होता है जो रिसर्च करता है, सही है। बी, वह सामान्य से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है, यानी कि वह सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा विद्वान होता है, विशेषज्ञ होता है, तभी तो वह रिसर्च करता है किसी टॉपिक को लेकर। सी, वह वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। डी, वह अपने हित और अपनी पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होता। यह दोस्तों डी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन है इसका। इसके बाद अगला, अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए? इसका सी ऑप्शन है, समय और अन्य साधनों की उपलब्धता पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगला पूछा गया 38, निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि जो रिसर्च है उसे किस रूप में आप वर्गीकृत कर सकते हो? अगर आप एलएलएम कर रहे हो या 4th सेमेस्टर में हो तो आपको एक डिजर्टेशन बनाने के लिए दिया जाता है, उस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए दिया जाता है। जैसे मुझे टॉपिक मिला था जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, किशोर अपराधों के बारे में मुझे रिसर्च करनी थी। मैंने रिसर्च कर ली है और वह जो डिजर्टेशन है तैयार भी कर लिया है, लेकिन अभी पूर्णतः तैयार नहीं हुआ है, नहीं तो हम आप लोगों को दिखा भी देते, क्योंकि अभी हम एलएलएम कर रहे हैं। इसके बाद
जो पूछा गया था इसका ए ऑप्शन है आधारभूत, प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में। बिल्कुल सही है। मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण, प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में। डी उपरोक्त सभी होगा, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं? अनुसंधान के दो प्रमुख दृष्टिकोण कौन से हैं? अनुसंधान यानी कि खोज के दृष्टिकोण कौन से है? तो उठाइए ए ऑप्शन तथ्यों का संग्रहण और विश्लेषण, बी ऑप्शन सर्वेक्षण और प्रश्नावली, सी न्यायादर्श का चयन और तथ्यों का संग्रह। दोस्तों सर्वेक्षण में सर्वे किया जाता है और विश्लेषण में विश्लेषण किया जाता है किसी वस्तु का, और न्यायादर्श यानी कि सैंपलिंग से संबंधित है, इसलिए तीनों नहीं है। अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण है गुणात्मक और मात्रात्मक, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 40, एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बलों की वर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना गया है? इसका जो ए ऑप्शन है व्याख्यान करना, यानी कि उस के बारे में आप व्याख्यान करते हो। अगर कोई शोध करते हो तो आप डिसीजन करते हो व्याख्या के बारे में उसकी, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 41, गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है यह बिना किसी उद्देश्य होता है? बिल्कुल नहीं, उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य नहीं है तो है रिसर्च हो ही नहीं सकती। जैसे आप यह वीडियो देख रहे हो, आपका उद्देश्य है नेट क्वालिफाई करना या जीआरएफ क्वालिफाई करना, तभी आप यह वीडियो देख रहे हो। इसलिए गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ भी होता है उद्देश्य होना, बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता। ए ऑप्शन नहीं होगा। बी, यह मुख्य रूप से घटना के संवेषण से संबंध रखता है। सी ऑप्शन, यह संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण और विश्लेषण से संबंध रखता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। यह मुख्य रूप से घटना के संवेषण से संबंध रखता है, बी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए ऑप्शन ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक, यहां पर दोस्तों आप देखिए ऐतिहासिक विधि, इतिहास की घटनाओं यानी कि अतीत की घटनाएं जो बीत चुकी हैं। इतिहास आपने देखा नहीं है अपनी आंखों से, सुना है और टीवी में उसकी फुटेज देखी है, यानी कि जो बीत चुका है आपको देखने को नहीं मिला है। इसलिए ए का पहला ए में है और सी में, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, ना ही डी ऑप्शन होगा। इसके बाद सर्वेक्षण विधि में आप क्या करते हो? सर्वे करते हो। इसलिए इसका वर्तमान तौर पर आप आयोजन करते हो सर्वे करने से पहले, इसलिए बी का तीसरा। अब बी का तीसरा केवल ए ऑप्शन में है तो वही सही है, और सी का दूसरा दृष्टि और प्रायोगिक विधि, आप प्रयोग करते हो तो भविष्य की क्रियाओं को लेकर, इसलिए डी ऑप्शन सही है।
इसका? डी का चौथा। ए ऑप्शन। इस प्रकार आप सीखिए एलिमिनेशन, ऑप्शन से ऑप्शन को काटना, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। जैसे दोस्तों हमने आपको ऐतिहासिक विधि को बताया है, इतिहास में जो बीत चुका, अतीत में जो घटनाएं बीत चुकी हैं, ए का ए आपको तत्काल पता चल गया, या तो ए होगा या सी होगा। आपके दो ऑप्शन बी और डी तो तत्काल आपके 1 सेकंड में झक हो गए। इस प्रकार आप समझिए, मैं भी इसी प्रकार इन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इसी प्रकार करता हूं, कभी गलत नहीं होंगे आप। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित प्रदत्तों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है? इसका जो ए ऑप्शन है मात्रात्मक अनुसंधान। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए ऑप्शन है दार्शनिक, बी क्रियात्मक, सी वर्णनात्मक, डी उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसे परिभाषित किया जा सकता है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान के रूप में। इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 46, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? यानी कि दोस्तों इसमें आपको बताना था रिसर्च मेथड कौन सी नहीं है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन एक रिसर्च की मेथड है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अवलोकन नहीं करते हो आप जब रिसर्च करते हो। ऐतिहासिक है, सर्वेक्षण है, दार्शनिक भी है, लेकिन अवलोकन नहीं है, ये ऑप्शन होगा इसका। यहाँ पर नहीं शब्द का दोस्तों ध्यान देना है। इसके बाद अगला, मौलिक अनुसंधान को आमतौर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है? यानी कि मौलिक अनुसंधान है कौन सी परिस्थितियों में किया जाता है? और किया जाता है मौलिक अनुसंधान कक्षा में किया जाता है, ए ऑप्शन। बी क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि क्षेत्र में भ्रमण करके किया जाता है मौलिक अनुसंधान, नहीं। सी प्रयोगशाला की परिस्थितियों में, डी सामाजिक परिस्थितियों में, नहीं। जो मौलिक अनुसंधान है प्रयोगशाला में किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 48, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? केंद्रित यानी क्रियात्मक। यहाँ दोस्तों केंद्रित आया है, केंद्रित किस में करते हो आप? क्रिया से केंद्रित शब्द आया है, का इधर है और का क्रियात्मक में है। इस प्रकार आपको पकड़ना है, ये ऑप्शन होगा इसका क्रियात्मक। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है? नए तथ्यों की खोज करना, यानी कि इसका जो ऐतिहासिक अनुसंधान है, बी ऑप्शन सही होगा। 50, वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? केवल सामाजिक विज्ञान में, केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में, सी शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। इसका जो सी ऑप्शन होगा शारीरिक और सामाजिक दोनों में। इसके बाद 51, निम्नलिखित में से कौन से शब्द
क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं। इसका जो बी ऑप्शन है, तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए किया गया शोध, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 52, प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सी ऑप्शन सही होगा। विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए। दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हम आपको प्रत्येक ऑब्जेक्ट की जो दिए गए हैं, अगर उन्हें क्लियर करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। हो सकता है 2 घंटे का वीडियो भी बने, लेकिन वीडियो लंबा नहीं करना है क्योंकि एग्जाम है, केवल समझना है। इसलिए हम आप लोगों के लिए यह एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आपकी थ्योरी स्पष्ट है तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बाद अगला, निम्न में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना है और फिर यह तय करना है कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं? इसका जो ए ऑप्शन है, कारण प्रतिरूपण, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव रहता है? इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है? इसका जो डी ऑप्शन है, कार्योत्तर विधि, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 55, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है? प्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना। इसका ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे भी इसका पता नहीं है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन सा सही है। इसके बाद 56, घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? घटनाजन्य, दोस्तों, जब घटना होती है संभाव्य न्यायादर्शों के चयन पर जुड़ी हुई है। 56 का डी ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए। इसका भी मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है सही भी हो और ना भी सही हो सकता है इसका भिन्नता के विश्लेषण से भी संबंध हो, लेकिन आप कमेंट कीजिए। इसके बाद अगला, कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी कि दोस्तों, यहाँ पर दृष्टिकोण कारकों के मध्य, कारक के मध्य संबंध स्थापित करता है प्रायोगिक अनुसंधान, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 58, विज्ञान, सामाजिक, मानविकी विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वकांक्षित वस्तुएं हैं। इसका पर्यवेक्षक, विषय, महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 59, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत है? इसका ए ऑप्शन सही होगा, ऐतिहासिक अनुसंधान। इतिहास में पुस्तकें लिखी गई थी और अभिलेख और तथ्यों के प्राथमिक स्रोत है। जो पुस्तकें मिली हैं और अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं और इतिहास में मिले थे। अगर शिलालेख आता है, अभिलेख आता है, तो आप इतिहास से संबंध रखिए। इस प्रकार आपको अपना नॉलेज, दिमाग लगाना है इन प्रश्नों में। कोई आपको इस प्रकार से नहीं बताएगा।
जो मैं बता रहा हूं। चलिए, इसके बाद अगला आता है अनुसंधान का वह प्रकार जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए परीक्षण करता है ताकि यह समझा जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटित हुई है। यह इसका जो सी ऑप्शन है, व्याख्यात्मक अनुसंधान के माध्यम से ही हम व्याख्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, सी। इसके बाद 61, मौलिक अनुसंधान की कौन सी क्षमता को दर्शाता है। मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है। नए सिद्धांतों की व्याख्या करना। मौलिक अनुसंधान दर्शाता है नए नए सिद्धांतों की खोज करना प्रकृति में, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 62, अध्ययन का खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या भविष्य सूचक अनुसंधान में वर्गीकरण किस पर आधारित है। यह उद्देश्य पर आधारित होता है साथियों, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 63, निम्नलिखित अनुसंधान विधियों में से कारणता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल, यानी कि ये ऑप्शन सही है। 64, केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है। केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा है इसमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है, बी ऑप्शन। इसके बाद अगला 65, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है। इसे हम क्षेत्र प्रयोग कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगला, क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को अनुभव सिद्ध आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है। इसका जो ए ऑप्शन है पैनल, बी क्रॉस सिलेक्शन, क्रॉस सिलेक्शन नहीं है, बी ऑप्शन सही। 68, जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि पहले तो उसने शुरुआत की है लेकिन फिर पीछे कदम बढ़ा लिया, यानी कि पीछे हट गया, तो ऐसे अनुसंधान करने वाले को क्या कहा जाता है। पूर्वव्यापी अनुसंधान, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, जांचकर्ता के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है पूर्वव्यापी कार्योत्तर अनुसंधान, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला, प्रयोगात्मक विधि का सार है, इसका डी ऑप्शन है। कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। अगर आपको कहीं पर भी कारण और प्रभाव शब्द आते हैं तो वहाँ प्रयोगात्मक विधि से ही संबंध होता है। यह आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको इसके नोट्स उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि अब उतना समय नहीं है, आपको ध्यान रखना है कारण और प्रभाव की जहां बात आती है वहां बिना सोचे समझे प्रयोगात्मक अनुसंधान लगाइए, कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद 71, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह होता है
वास्तविक और व्यवहारिक दृष्टिकोण, यानी कि दोनों का मिश्रण है, इसलिए सी ऑप्शन सही है, मिश्रित अनुसंधान। 72, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान अपने निष्कर्षों के सामान्यीकरण के बारे में ज्यादा चिंताशील नहीं है? उन्हें हम कहते हैं गुणात्मक अनुसंधान। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 73, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन है? मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही और अच्छा वर्णन है, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन से प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में सामान्य लक्षण हैं? इसका जो डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। इन्हें आप एक बार पढ़ लीजिए, उपरोक्त सभी है इसके, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे वीडियो लंबा जाने दो, तो हम आपको एक एक ऑब्जेक्टिव के जो ABCD दिए गए हैं उन्हें क्लियर करते जाएंगे। आप कमेंट जरूर करना और बताना। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान कारण और प्रभाव, यहां पर दोस्तों देख लीजिए, कारण और प्रभाव की बात आई है तो आप प्रायोगिक अनुसंधान लगा दीजिए। बी ऑप्शन सही है इसका, बिना सोचे समझे आपको लगा देना है। प्रायोगिक अनुसंधान आपका कभी गलत नहीं होगा, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 76, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान में शोधकर्ता एक स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करता है? इसे हम कहते हैं, दोनों का मिश्रण है दोस्तों। आपको प्रश्न में पढ़ने से पता चल गया होगा, मिश्रित विधि अनुसंधान इसका सही है, डी ऑप्शन। इसके बाद 77, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अतीत के रूप में किसी घटना को समझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यहां पर अतीत शब्द आया है। अतीत यानी कि जो बीत चुका है। बीत क्या चुका है? ऐतिहासिक, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ऐतिहासिक अनुसंधान। इस प्रकार आपको पकड़ना है, अतीत यानी कि इतिहास में जो बीत चुका है। इस प्रकार अगर आप पकड़ना सीख गए तो मैं गारंटी देता हूं एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 78, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की शोध स्थानीय समस्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है? क्रियात्मक अनुसंधान, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, आधार वाक्यों के समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जाता है? पहले आप एग्जाम्पल दे रहे हो, फिर नियम बता रहे हो, तो वहां पर आगमनात्मक विधि आती है, सी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जांच करता है? इसे हम पुनरावृत्ति चर कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 81, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि है? प्रमाणिक, जिसे प्रमाण किया जा चुका है, यानी कि उसे हम निगमनात्मक विधि कहते हैं। निगमनात्मक विधि ऐसी विधि होती है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है, यानी कि जिसे प्रमाण रित कर दिया गया है उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है, वह विधि है निगमनात्मक। ये ऑप्शन सही है। इसके बाद 82, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनुसंधान में उत्पादक दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है? वैज्ञानिक विधि है
दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है आगमन आत्मक विधि, बिल्कुल सही होगा बी। इसमें पहले आपको एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दिया जाएगा, फिर नियम बताया जाएगा। और निगमनात्मक में उल्टा है, पहले नियम फिर एग्जाम्पल। पहले नियम आता है, नी से नियम याद कर लेना है और फिर एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 83, चित्रांकन निष्कर्ष की कौन सी विधि जनसंख्या के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन पर आधारित होती है? इसे हम निगमनात्मक विधि कहते हैं, क्योंकि पहले आप सैंपल उठाते हो किसी जनसंख्या का। ऐसा नहीं आप पूरे भारत की जनसंख्या गिनो एक एक करके, पहले एक गांव की सैंपल उठाते हो, फिर उदाहरण से आप अपना एग्जाम्पल देते हो, इसलिए यहाँ पर निगमनात्मक विधि आ जाती है, बी ऑप्शन। इसके बाद 84, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशिष्टता नहीं है? इसका जो ए ऑप्शन है मितव्ययी, बी परीक्षण योग्य, सी विभिन्न स्थितियों में लागू करने के लिए पर्याप्त है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 85, डी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि इन चरणों का अनुसरण करती है? यानी कि पहले तो आप अवलोकन कर रहे थे, फिर प्रतिरूपण, तीसरा सिद्धांत। यानी कि इसका जो 85 का आगमनात्मक विधि होगी, ए ऑप्शन। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुष्टि दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है? वैज्ञानिक विधि है दोस्तों निगमनात्मक विधि, क्योंकि पहले नियम फिर एग्जाम्पल, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। पहले विश्वास कर लो आप, फिर इस्तेमाल करिए, जैसे घड़ी साबुन में लिखा होता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यह विधि उसी प्रकार की है निगमनात्मक विधि, वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक क्या करते हैं, पहले नियम देते हैं फिर बाद में एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन है। 87, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में संबद्ध किया जा सकता है? इसका जो बी ऑप्शन है अनुभवजन अनुसंधान, बिल्कुल सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि परीक्षण परिकल्पना पर केंद्रित सिद्धांत को विकसित करती है? दोस्तों यहाँ पर आपने देखा वैज्ञानिक विधि आई है, इसलिए ए ऑप्शन सही है निगमनात्मक, पहले नियम फिर बाद में एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, ए ऑप्शन। इसके बाद 89, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति नई परिकल्पना और सिद्धांतों को उत्पन्न करने पर केंद्रित होती है? इसका जो केंद्रित, अब आपको केंद्रित बताया है, इसलिए यहाँ पर निगमनात्मक की जगह आगमनात्मक विधि हो जाएगी, बी ऑप्शन होगा। इसके बाद 90, शोधकर्ता के लिए कारण संबंध में कौन सी अनुसंधान विधि सबसे उपयुक्त है? प्रयोगात्मक विधि, ए ऑप्शन। 91, एक क्षेत्र प्रयोग को किस संदर्भ में लिया जाता है? एक क्षेत्र प्रयोग को वास्तविक संचार में लिया जाता है, इसका भी ये ऑप्शन है। इसके बाद अगला, वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किस में शामिल किया जाता है? इसका जो बी ऑप्शन है नियंत्रित अवलोकन में सही होगा। 93, एक सहसंबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है? सहसंबंधी अध्ययन और निर्धारित करता है दो घटनाओं के बीच संबंध।
डी ऑप्शन सही है। 94, निम्न में से किसको गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना गया है? गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण किसे माना गया है? आगमनात्मक विधि को, क्योंकि इस विधि में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिए जाते, फिर नियम, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 95, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि सिद्धांत सृजन से संबंधित है? सिद्धांत से संबंधित है, सृजन से संबंधित है, और विधि है आगमनात्मक विधि, ए ऑप्शन। इसके बाद 96, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है? सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है निगमनात्मक विधि, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 97, एक गैर सरकारी संस्था ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभावों को देखने के लिए अध्ययन का आयोजन करती है। यह उदाहरण है एक प्रकार का क्षेत्र प्रयोग का, क्योंकि क्षेत्र में जाकर बच्चों का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 98, अध्ययन का वर्गीकरण किस खोजपूर्ण वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक या भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित है? यह अनुसंधान के विषय पर आधारित है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 99, एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है? दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को अनुदैर्ध्य अध्ययन कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है? आंकड़ों के संग्रहण की आवृत्ति, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, अनुसंधान परिकल्पना यानी कि हाइपोथीसिस को परिभाषित करने का एक उपयोगी तरीका है। यह परीक्षण योग्य वास्तविक प्रस्ताव के विकास की अनुमति देता है, बी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 10 वर्ष के बाद जनगणना के आयोजन में उपयोग होती है? इसे हम कहते हैं सर्वेक्षण विधि, यानी कि सर्वेक्षण किया जाता है हर 10 साल में, ना तो प्रकरण अध्ययन, ना विकासात्मक, ना प्रायोगिक, केवल सर्वेक्षण करना। इसके बाद अगला, एक 9 वर्षीय 7 वर्षीय की तुलना में लंबा है, 7 वर्ष की तुलना में लंबा है 9 वर्ष का आदमी। यह उदाहरण है क्रॉस अनुभागीय अध्ययन का, ना कि आप इसमें लंबवत अध्ययन लगा देना, केवल बी ऑप्शन सही है, इसे आप रट लीजिए। इसके बाद अगला, मूलभूत अध्ययन और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच मुख्य क्या अध्ययन है? अंतर है, यानी कि मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच अंतर क्या है? अंतर है केवल उपयोगिता का, यानी कि सी ऑप्शन। इसके बाद अगला, एक वास्तविक विश्व प्रयोगशाला बनाने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जा सकता है? वास्तविक प्रयोगशाला बनाने के लिए क्षेत्र प्रयोग का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपको कोई प्रयोगशाला बनानी है तो आपको एक क्षेत्र की प्रयोग करना होगा, कहाँ पर उचित रहेगी, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया है
एक शोध अध्ययन में परीक्षा के प्रदर्शन पर इंटरनेट सर्फिंग के प्रभाव को जानने के विश्लेषण में यह पाया गया कि जैसे ही इंटरनेट सर्फिंग में प्रयुक्त समय बढ़ता है, परीक्षा प्रदर्शन कमतर यानी कि कम होता जाता है। यह अध्ययन है से संबंधी अनुसंधान का। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी लाइट थी, लेकिन अब लाइट चली जा चुकी है, यानी कि लाइट चली गई है। इसलिए वीडियो को बंद नहीं करना है। लाइट चली गई है तो चली गई है, मोबाइल तो डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो इसलिए वीडियो कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका यह कंप्लीट नहीं हो जाता। हो सकता है यहाँ पर और समस्याएं भी देखने को मिले, क्योंकि हमारे कमरे में अब लाइट नहीं है, अंधेला है, यानी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। तो अगर आप लोग मुझे देख सकते हो तो मेरी आवाज़ को तो सुन ही सकते हो। इसमें हमने आपको बी ऑप्शन बताया है, से संबंधी अनुसंधान। इसके बाद अगला पूछा गया, सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या की विधि किसके साथ जुड़ी हुई है? विधि जुड़ी हुई है, इसका जो बी ऑप्शन है, हेमीयूटिक्स के साथ। इसके बाद अगला, एक शोधकर्ता द्वारा लोगों के मूल निवास में सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करने के लिए कौन सी अनुसंधान विधि का उपयोग किया जाता है? अनुसंधान विधि का उपयोग किया जाता है प्राकृतिक अवलोकन का, यानी कि समाज में व्यवहार करना है तो प्रकृति का आप अध्ययन करोगे, इसलिए डी ऑप्शन। इसके बाद इसका आखिरी है 109 नंबर का। इसके 2 पार्ट और हम लेकर आएंगे। अगर आपने ये सभी तीनों पार्ट देख लिए तो मैं गारंटी देता हूं आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड, नहीं दोस्तों, रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट है उसमें 10 में से 10 नंबर आएंगे। इसके पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का 4 वीडियो अपलोड किए थे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न के, जिसमें 500 लगभग ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। तो आप अब सोचिए, अगर हम एक एक चैप्टर से आप लोगों को 400 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे तो क्या एग्जाम वाला कहीं और से पूछेगा तो आपके सिलेबस से। इसलिए आप यह वीडियो जरूर देख लीजिए अगर आप जीआरएफ क्लियर करना चाहते हो तो। अब हम इसके आखिरी है जो उसको पढ़ते हैं और इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि अब हम कल इसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे। इसका सेकंड पार्ट 2 चरों के अध्ययन के विषय में, जब एक चर मूल्य में ऊपर और दूसरा नीचे चला जाता है, यानी कि एक मूल ऊपर और दूसरा उसके नीचे चला जाता है, तो हम उसे नकारात्मक कहते हैं। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों धन्यवाद, इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं। आप कमेंट जरूर करें हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर हमारी कोई गलती है